जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ महात्मा गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन है और जो बेसिक शिक्षा है, आज हम उसके बारे में इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है या शैक्षिक चिंतन है, उसकी हमने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं तो हमने बीच बीच में उसको भी बताया है, जैसे कि इस वीडियो में भी बताएं कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह के आंसर राइटिंग को राइट कर सकते हैं, ताकि आपकी कॉपी अच्छी भी दिखे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। तो इसके साथ ही अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जो वीडियो है उसके लेफ्ट कॉर्नर में नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर पहली बार आप अरे यार फिर से करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ सर्वोदय दर्शन और बेसिक शिक्षा जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, आज हम इस वीडियो पर जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि भविष्य में इस प्रकार की वीडियो आने से पहले आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ ही अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इससे पहले हमने उनका जो शिक्षा दर्शन है, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है, शिक्षा दर्शन या शैक्षिक चिंतन, तो किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, किस प्रकार से उसके टॉपिक्स को लिखना है, हमें पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, तो वो वीडियो हमने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोदय दर्शन और इसके साथ ही आपका बेसिक शिक्षा। तो महात्मा गांधी का मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है काफ़ी अच्छे से कि आप किस प्रकार उनका शिक्षा का संप्रत्यय है, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, सभी चीज़ों को, शिक्षा के उद्देश्यों को। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का जो है जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपसे सर्वोदय दर्शन की विवेचना या मूल्यांकन करने को आए तो आप पहले गांधी जी का वही इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही पहले लिखेंगे कि मतलब उनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का संप्रत्यय क्या कहता है, शिक्षा की अवधारणा 3R से 3H की तरफ जाने वाली थियरी क्या कहती है गांधी जी की। इसी के साथ आप उसको शुरुआत करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से, जो 2 उद्देश्य बताए हैं, उसके साथ आप सर्वोदय दर्शन को इंक्लूड करेंगे अगर आपसे क्वेश्चन में सर्वोदय दर्शन पूछता है। अब हम बात करते हैं सर्वोदय दर्शन की। तो सर्वोदय दर्शन क्या होता है? सर्वोदय मतलब सबका उदय। गांधी जी का मानना था कि अगर हमको जो है किसी एक नागरिक के या कुछ प्रतिशत नागरिकों के साक्षर होने से या उनके अमीर होने से देश जो है वो अच्छा प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि देश का प्रत्येक नागरिक क्या करे, अपनी आर्थिक जिम्मेदारी को निभाए। और साथ ही साथ चूँकि हम लोग उस टाइम क्या थे, ब्रिटिश के अंडर में थे, तो गांधी जी चाहते थे कि कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर आई जाए जिससे कि इस समाज में नैतिकता, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से व्याप्त हो और उसके बाद व्यक्ति क्या करे, अपने कार्यों को करे। तो सर्वोदय का जो मतलब निकल कर आता है वो है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, मतलब सबका कल्याण, ठीक, सबका साथ, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। और यूनिवर्सल अपलिफ्ट मतलब हमको किसी को छोड़ना नहीं है, हमको सबको क्या करना है, उठाना है। ऐसा कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सोसाइटी से आता हो, हमको सबका वेलफेयरमेंट पर ध्यान देना है। इसके लिए इन्होंने माना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार से क्या कहना था? तो गांधी जी का कहना था कि जो ये हमारी पूरी प्रकृति है, इस पूरी प्रकृति में मानव की नीड्स को, जो ह्यूमन की नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए तो सब कुछ है, बट किसी की ग्रीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचर के पास कितना भी हो वो कम है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है और आप यहाँ पे इसको कोटेशन के तौर पे लिख सकते हैं अपने सर्वोदय दर्शन में कि ये एक तरीके से वैसे तो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं आइडियलिस्टिक्स थे, आदर्शवादी थे, जिसको हर कोई जो है नहीं जो है उसको फुलफिल कर पाएगा। तो सर्वोदय दर्शन में क्या कहा गया कि नेचर हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बट नॉट टू फुलफिल द ह्यूमन ग्रीड्स। ग्रीड्स का मतलब होता है लालच। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें सादा जीवन और उच्च विचार के
माध्यम से ही क्या करना है, अपने देश में सबको जो है अपलिफ्ट करना है। सर्वोदय आप कह सकते हैं कि ये इनकी एक धार्मिक संकल्पना थी। किसकी? गांधी जी की। क्यों धार्मिक संकल्पना थी? क्योंकि इन्होंने कई लोगों के साथ मिल करके ये चाहा कि जो देश में बहुत अमीर लोग हैं और जो बहुत गरीब हैं उनके बीच में थोड़ा कॉमन आए, कि मतलब कि ऐसी स्थिति लाई जाए कि अगर बहुत जो गरीब है उसको थोड़ा उठा करके अमीर जो है अपने पैसे डोनेट कर दें या उनको इस प्रकार की स्किल्स सिखा दें, उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो इसके पीछे इन्होंने एक तर्क लाए जो इक्वलिटी नहीं बल्कि इक्विटी हम जिसको कहते हैं, समता। तो सर्वोदय में आप इसको भी डाल सकते हैं, इक्विटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समता। समता और समानता में अंतर होता है। तो गांधी जी किसकी बात करते हैं? समता की बात करते हैं कि अगर कोई डिप्राइव्ड सेक्शन से है, कोई कमज़ोर है, तो आप उसको उठाने में मदद करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम चीज़ करें कि आपको भी अगर 2 रुपये मिल रहा है तो उसको भी 2 ही दें। अगर वो बहुत नीचे है तो आप उसको 3-4 भी दे सकते हैं, ताकि वो भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो, बेटर हो सके। तो ये कुछ सर्वोदय दर्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ पे आप कोई मैंस नीड और ग्रीड वाली कोटेशन डाल सकते हैं गांधी जी का। और गांधी जी का जो शिक्षा की अवधारणा है, जो हमने पढ़ा है कि क्या है शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसके अलावा 1-2 डेफिनेशन और आप याद कर लीजिए। गांधी जी के बहुत सिंपल कोटेशन है। जैसे गांधी जी ने सर्वोदय दर्शन लेकर आए, क्यों? क्योंकि उनका क्या कहना है, उनका यही कहना होता है कि आप खुद वो परिवर्तन बनिए जो आप समाज में देखना चाहते हैं। तो गांधी जी ने किस प्रकार से खुद को परिवर्तित किया, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप इसमें आराम से जो है लिख सकते हैं। क्लियर? अब जब सर्वोदय दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपको जो आप फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब यहाँ पे इन तीनों के माध्यम से आप सर्वोदय दर्शन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, क्लियर? तो तत्व में हम क्या पढ़ते हैं, ईश्वर है या नहीं, यही सारी चीज़ें। तो जो गांधी जी का आप कह सकते हैं जो तत्व का पूरा सार है, वो उनको कहाँ से मिलता है, गीता से मिलता है। गीता को वो मतलब आप कह सकते हैं सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सर्वोत्तम ग्रंथ किसको माना गांधी जी ने? गीता को। जो हमारा भगवत गीता है, यहाँ पे 2 भागों में 2 एलिमेंट्स की बात की गई है। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। किसमें? भगवत गीता में 2 एलिमेंट्स की बात की गई है। एक है आपका पुरुष और एक है आपकी प्रकृति। पुरुष को यहाँ पर ईश्वर के समरूप दिखाया गया है कि पुरुष अर्थात ईश्वर, और प्रकृति जो है वो पदार्थ है। प्रकृति क्या है? पदार्थ। तो इनका ये भी कहना है, इसके 2 भागों में इन्होंने बताया है कि जो प्रकृति है उसके कण कण में ईश्वर है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, किंतु ईश्वर में प्रकृति व्याप्त नहीं है। ठीक, प्रकृति के कण कण में कौन है? ईश्वर है। बट जो ईश्वर है इनके कण कण में प्रकृति नहीं है, या इसमें प्रकृति व्याप्त नहीं है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या है? ईश्वर की ही बनाई गई चीज़ें होती हैं। यही करता है, यही कारण है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति का सच्चा ज्ञान है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति ही है, जिसको हम अंतिम जो अपने पुरुषार्थ में मानते हैं, मोक्ष। इस पर भी गांधी जी जो है, चूंकि वो गीता पढ़ते थे, तो इस वजह से वो सनातन धर्म से थोड़ा सा जो है झुके हुए थे। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा में हम किन तथ्यों को पढ़ते हैं कि ज्ञान क्या है, उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें। तो जब गांधी जी के लिए ज्ञान की बात की जाए तो उन्होंने 2 प्रकार के ज्ञान को कहा। कौन कौन सा है? एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। जब हम भौतिक ज्ञान की बात करते हैं तो भौतिकता अर्थात जब आप बाहर सोसाइटी में, समाज में निकलते हैं, अपने जीवन जीने के लिए कोई कार्य करते हैं भौतिक रूप से, तो वो आपका भौतिक ज्ञान है जो लाइफ में काम आता है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आपका संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके भगवान, इनके बारे में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अधिक इन्होंने किसके ऊपर बल दिया है? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। किंतु भौतिक ज्ञान को भी गांधी जी ने क्या माना है? कमतर नहीं माना है। गांधी जी का मानना है जो जीवन का आधार होता है एक व्यक्ति का, वही ज्ञान होता है। अर्थात ज्ञान ही जीवन का आधार होता है। इसी कारण इन्होंने कई सारी ऐसी स्कीम्स, और आप देख सकते हैं कि सबके अपलिफ्टमेंट की बात की है, कम से कम बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। और उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर या मोक्ष तक तभी पहुंच सकता है जब उसके पास भौतिक ज्ञान भी हो और आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। जब दोनों ज्ञान होगा तभी वो मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना है तो हमें गीता का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका तत्व और ज्ञान मीमांसा आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मूल्य मीमांसा पर। तो हमने ज्ञान तो ले रहे हैं, तो गांधी जी का कहना है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मन है और एक आत्मा है। दोनों अलग अलग हैं। आत्मा क्या है? अजर अमर है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो जो मन और आत्मा है, इन दोनों के मेल से ये बनता है। और अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। यही क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। गांधी जी का कहना है कि वैसे तो हमें ज्ञान में देखें तो भौतिक भी प्राप्त करना और आध्यात्मिक भी। तो इनका कहना है कि सबसे पहले हमारे पास जो भौतिक अभाव हैं, हमको उनको दूर करना है। किसको दूर करना है? भौतिक अभावों को दूर करना है, अर्थात भौतिक अभावों से मुक्ति। जब मैंने आपको मुक्ति भी बताया था तो उसमें बताया था इन्होंने मुक्ति में भी किस किस प्रकार से बात की। दो प्रकार की मुक्ति की बात की थी इन्होंने। एक संसारिक मोह माया से मुक्ति जो दूसरे प्रकार की थी, और पहली जो कि संसारिक जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे मुक्ति। क्लियर? तो भौतिक अभाव से मुक्ति। और जब आप इस भौतिक अभाव से मुक्ति कर रहे होंगे तो आप जो रास्ता चुनेंगे वो रास्ता श्रम, नैतिकता और चरित्र के साथ होना चाहिए। आप कोई गलत कार्य करके अपने यहाँ सुख सुविधाओं को लेकर नहीं आएंगे। उसमें श्रम सम्मिलित होना चाहिए, नैतिकता, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, और चरित्र के साथ। क्लियर? तो आप जब भौतिक अभाव से मुक्ति पाएंगे तो आपको इन चीज़ों का पालन करना है। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के लिए इन्होंने एकादश व्रत की बात की है कि अगर आपको दोनों प्रकार के सुख चाहिए तो आपको एकादश व्रत करना होगा। अब ये एकादश व्रत क्या है कि एकादश में जो है 10 आपके व्रत हैं, जिसमें कि आपको जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, सर्वधर्म संभाव हो गया, ठीक, इस प्रकार से विनम्रता हो गया। इस प्रकार से 10 आपको जो है चीज़ों का पालन करना होता है अपने जीवन में। तो ये आपका था क्या? सर्वोदय दर्शन। और गांधी जी के जो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसको हाईलाइट करके लिखना है। सर्वोदय दर्शन पहले पूछा तो आप सर्वोदय दर्शन को लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद वो शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधियाँ, वो सारी चीज़ों को आप लिख करके लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में सर्वोदय दर्शन नहीं पूछा है, सिर्फ शैक्षिक चिंतन या फिर शिक्षा दर्शन पूछा है, तो प्रीवियस वाली जो वीडियो है आप उसको लिखेंगे। शॉर्ट में भी और कभी कभी लॉन्ग में भी बेसिक शिक्षा जो है गांधी जी की वो भी पूछ दी जाती है। तो अब हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे एक थम्स अप बना होगा जिसको आप लोग लाइक कहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, तो अब ये क्या है आपका बेसिक एजुकेशन और बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा किसकी है? गांधी जी की है, पहली चीज़। अब देखिए गांधी जी चाहते थे कि जैसे उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस प्रकार से जो इंग्लिश है और जो मैकॉले की जो थियरी आई जो उन्होंने दिया, उसके बाद क्या है कि हमारे देश में अपनी संस्कृति को छोड़ करके लोग क्या कर रहे हैं, बस उसी तरफ भरे जा रहे हैं। और डाउन फिल्ट्रेशन थियरी के तहत जो छोटे लोग हैं, ठीक, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों को ही शिक्षा दी जा रही है। तो इसको देखते हुए गांधी जी के माइंड में कब से था कि वो एक राष्ट्रीय शिक्षा को घोषित करें जिसमें सभी बच्चे जो हैं क्या करें, पार्टिसिपेट करें। क्योंकि गांधी जी को ये चीज़ पता थी कि किसी भी देश की अगर हमको ग्रोथ करनी है तो उसके शिक्षा को बढ़ाना होगा, और किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसके शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना है, जो अंग्रेज जानते थे। इसी कारण उन्होंने इस नीति को अपनाया। तो गांधी जी एक राष्ट्रीय शिक्षा चाहते थे कि वो जो सबके पूरे देश पर लागू हो, किंतु कई बार जो है उन्होंने कोशिश की बट ऐसा हो नहीं पाया। बट फाइनली उनको मौका मिला 1937 में। कब मिला? 1937 में। जगह कौन सी थी? वर्धा। वर्धा नामक जगह थी, ठीक, जहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन था। क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन था। तो गांधी जी ने जो अपने द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा तैयार की थी, आउटलाइन तैयार की थी, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा सबके समक्ष प्रस्तुत की। और यही जो इन्होंने प्रस्तुत की, इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। जो रूपरेखा उन्होंने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में सबके समक्ष प्रस्तुत की, उसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा कहते हैं। आई होप कि आपको बेसिक शिक्षा समझ में आया। बेसिक शिक्षा का अर्थ
ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सर्वोदय भी एक टर्म है जो आध्यात्मिक संकल्पना को दिखाता है, और कॉइन किसके द्वारा किया गया, दिया किसके द्वारा गया है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। ठीक वैसे ही बेसिक शिक्षा क्या है, तो साथ में बोलिए कि 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के तरफ या राष्ट्रीय शिक्षा के समीक्षा करते हुए एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब बेसिक शिक्षा का अर्थ क्या है, अब वो देखिए। तो इसको आप याद करेंगे, और अगर पेपर में आपसे पूछता है तो ये आपको लिखना ही लिखना है, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक, ज़्यादा इसमें है नहीं, मैं आपको भी बताऊंगी कैसे आप मास्टर आंसर को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, बेसिक शिक्षा पहले समझते हैं। बालकों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, बालकों को उनके वास्तविक अर्थात जो उनकी रियल लाइफ है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उस लाइफ से जोड़ते हुए आधारभूत ज्ञान, आधारभूत दैट मीन्स जो वो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उसका यूज़ करते हुए, उसको आधार बनाते हुए आधारभूत ज्ञान, नॉलेज एवं कौशल जो स्किल्स हैं प्रदान करना। मतलब बालकों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, जिससे वह अपने वास्तविक जीवन के लिए तैयार हो सके। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि एक बच्चे का जो वास्तविक जीवन है, क्लियर, हो सकता है वो बैकग्राउंड, मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना हो, बहुत रिच ना हो, गरीब परिवार से आता हो बच्चा, तो जो उसका वास्तविक जीवन है, तो पहले तो आपको शिक्षा को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। और जब आप उसको जोड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस जगह से वो आता है उसके अकॉर्डिंग उसको आप ज्ञान देंगे और कौशल देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा है, कि उसको बेस मानकर आप उसके ज्ञान में और कौशल में वृद्धि करेंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा, जब वो वास्तविक जीवन में आएगा, तो वो उसके द्वारा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। इसी कारण गांधी जी ने बेसिक शिक्षा को लेकर के आए। एक बार और आप इसको देखिए, क्या है? बालकों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, जिससे वह अपने वास्तविक जीवन के लिए तैयार हो सकें। क्लियर? अब दो चीज़ जो है ये पूछती है, आउटलाइन ऑफ बेसिक एजुकेशन, मतलब जो हमारा बेसिक शिक्षा है उसकी रूपरेखा क्या है। तो पहले रूपरेखा देखेंगे, उसके बाद सिद्धांत देखेंगे। अब इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि रूपरेखा आपको एकदम वो करना है, आप इसको पढ़ेंगे, ये नॉर्मल है जैसे आप पढ़ते हैं बाकी चीज़ें। ठीक, तो देखिए, आउटलाइन कहें या रूपरेखा की बात करें तो इसमें देखिए पहला क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अब भाई अगर बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, अगर वो पैसा दे ही पाता तो वो क्यों ना चला जाता है स्कूल। तो गांधी जी ने समझा कि लोगों के पास क्या है, इनकम की कमी है। क्यों? क्योंकि लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास जो संसाधन उपलब्ध है वो उसमें भी उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो इन्होंने क्या कहा कि भाई सबसे पहले हम बच्चों को क्या देंगे, प्राथमिक शिक्षा जो है देंगे, वो भी निःशुल्क देंगे। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने से कितने एज तक के बच्चों को, तो 7 से 14, 6 से 14 नहीं है, याद रखिएगा। 6 से 14 हमारी गवर्नमेंट का है, गांधी जी के द्वारा दिया गया है वो क्या है, 7 से 14। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक एवं निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी, जो कि अनिवार्य होगी सभी बच्चों के लिए। पहली तो इस बेसिक शिक्षा की ये जो है आपकी क्या थी, रूपरेखा थी, जो गांधी जी ने 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन में सबके सामने प्रस्तुत किया। क्या कहा गांधी जी ने कि भाई देखिए, सबके साथ हम अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देंगे, उन बच्चों को जो बच्चे 7 वर्ष से 14 वर्ष के हैं, बीच के हैं। क्लियर? शिक्षा का जो माध्यम होगा, मतलब हम बच्चे को जिस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे वो उसकी मातृभाषा होगी। ठीक, अब मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बच्चे की मातृभाषा में हम उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। क्लियर? कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा। तो पहला क्या हो गया, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा फॉर 7 to 14 ईयर्स एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका, इन्होंने क्या कहा कि माध्यम, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा।
जो शिक्षा होगी, अब किस चीज़ की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब आपको यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि उनके अकॉर्डिंग बच्चे के शिल्प एवं उद्योग आधारित, गांधी जी ने बहुत फोकस किया क्योंकि वो जानते थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि भारत जो है उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और उनको सब कुछ पढ़ा दें। तो उनको ये समझ में आया कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है हम उसमें अपना बेस्ट करें। तो शिक्षा किस चीज़ की, शिल्प की शिक्षा और उद्योग आधारित, जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो उद्योग आधारित। इसी कारण यहाँ इन्होंने कहा है कि जीवन से जोड़ते हुए बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, उसके क्षेत्र में जिस संसाधन की बहुलता है, जिसमें वो अच्छा कर सकता है, जिसमें उसकी योग्यता सर्वोत्कृष्ट है, आप उसी को वो सिखाइए ताकि वो उससे ही क्या करे, अपना जीवन का पालन कर सके, ठीक है, जीवन को पाल सके। क्लियर? तो समझ में आया, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो गया पहला, दूसरा हो गया शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, और शिक्षा किस चीज़ की, शिल्प और उद्योग आधारित। अब देखिए, जो शिल्प की शिक्षा बच्चे को दी जाएगी वह क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप दी जाएगी कि उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हर मिनरल या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो हर जगह पाई जाती है, ऐसा तो होगा नहीं। तो बच्चे की उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए शिल्प की शिक्षा देंगे। इसके साथ ही बच्चे की योग्यता कुशलता को देखकर, बच्चे का रुझान उस फील्ड में है या नहीं, अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखकर शिल्प की शिक्षा जो है वो जीविकापार्जन के अनुरूप होगी कि बच्चा उसके थ्रू कुछ कमा करके, अर्न करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है या नहीं। जो शिक्षा थी, शिल्प की शिक्षा, उसका आर्थिक महत्व होने के साथ साथ गांधी जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि इसको आप वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी दिलाएं कि ये ना हो कि कोई बच्चा जो है अगर वो कार्य कर रहा है तो लोग उसको हीन दृष्टि से देखें। तो उसका सामाजिक महत्व भी होना चाहिए और इसके साथ ही उसका जो है वैज्ञानिक महत्व भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आया कि भाई जो शिक्षा आप दिलाएंगे तो वो तो विद्यालय है, तो विद्यालय में फंड कौन देगा, पैसा कौन देगा। तो गांधी जी का कहना है कि जब आप बच्चे को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं, शिल्प सिखा रहे हैं, उद्योग सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा विद्यालय में रह के उन चीजों को सीखेगा तो उन चीजों से जो पैसे आएंगे, जो आर्थिक लाभ आएगा, उस आर्थिक लाभ का पहले आप प्रयोग क्या करिए, विद्यालय के व्यय में करिए, ताकि उससे और अधिक से अधिक बच्चों को हम क्या कर सकें, सिखा सकें। मतलब ये है कि पहले बच्चे ने करा, सीखा, उसको बेचा, बेच के आर्थिक लाभ आया, विद्यालय ने लिया। उसके बाद जब बच्चा विद्यालय से बाहर निकल जाएगा और अपनी खुद की दुकान डाल देगा, अपने खुद से करने लगेगा, तो उसके बाद वो उसकी खुद की इनकम हो जाएगी। क्लियर? तो ये रूपरेखा थी किसकी, बेसिक शिक्षा की। तो क्या क्या थी, पहली चीज क्या थी, निःशुल्क और अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। दूसरी शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा। शिक्षा किस चीज की होगी, शिल्प, और आपकी दूसरी क्या है, कुटीर उद्योग या फिर उद्योग संबंधी जो शिक्षा होगी। जो शिल्प की शिक्षा दी जा रही है वो क्षेत्रीय आवश्यकता और बच्चों की योग्यता के अनुरूप दी जाएगी। शिल्प की जो शिक्षा होगी उसका महत्व सामाजिक और वैज्ञानिक भी होगा। और विद्यालय का व्यय कैसे होगा, बच्चों द्वारा बनाई गई चीज़ों से जो आर्थिक लाभ आएगा, पहले उससे क्या होगा, विद्यालय के व्यय को पूरा किया जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आउटलाइन था किसका, बेसिक एजुकेशन का। अब हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या क्या थे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, मतलब कि जो बेसिक सिद्धांत हैं किसके, बेसिक शिक्षा के। तो देखिए सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो आपको जब इसको आपने पढ़ा तो क्या क्या चीज़ें लगी, वही सिद्धांत है। तो शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, तो पहला तो यही इसका सिद्धांत है कि भाई शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाए, ताकि हर बच्चे तक इसकी पहुंच हो, हर बच्चा इससे क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा पॉइंट यही है, आत्मनिर्भर, कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का दूसरा सिद्धांत क्या है कि बच्चा क्या हो, आत्मनिर्भर बन सके। जब वो अपने से कुछ करेगा, कमाएगा, तो वो देश को भी देगा और स्वयं का भी अपने पैरों पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। सर्वोदय सिद्धांत जो इन्होंने अपना दिया कि सबका उदय करना है, सबका अपलिफ्टमेंट करना है हमको, वो भी कैसे कैसे कार्य करना है, सत्य और अहिंसा, गलत कार्य नहीं करना है, नैतिकता के साथ करना है, श्रम के साथ करना है, चरित्र को रखते हुए करना है, खराब करके नहीं
नहीं। शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा। मातृभाषा पर बहुत जोर दिया है गांधी जी ने। हस्त कौशल उसमें हो कि हाथों से जो हथकरघा जो उद्योग होते हैं, हस्त जिसमें हाथों का उनके यूज़ हो, मशीन्स का यूज़ कम हो, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन लोगों ने बहुत सारे लेबर्स को फैक्ट्रीज से हटा दिया था। यहाँ से रॉ मटेरियल जाके ब्रिटिश वहाँ पे लंदन में वहाँ पे वो बनवाते, उसके बाद वो क्लॉथ्स को लेकर आते। बट हमारे यहाँ क्या था? खादी, जो हाथ से बना था। तो हाथ से बनने से क्या फ़ायदा था कि लोगों को उद्योग भी मिलते थे। ठीक, तो हस्त कौशल पर फोकस करना है और शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत कि बच्चे की जैसी आवश्यकता, जैसी नीड उसको लगना चाहिए कि भाई एजुकेशन मेरे लिए भी है। क्लियर? जोड़ने का। अब देखिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, तो मैंने आपको जब गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार गांधी जी ने प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और जो आपका आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और एक और आपका जो वाद था उसको किस प्रकार से, आदर्शवाद, उसको किस प्रकार से गांधी जी ने एक दूसरे का विरोधी ना बता करके पूरक बताया था कि हमको इससे इन अच्छी चीज़ों को लेना है। तो वो गांधी जी के मूल्यांकन में आप ज़रूर डालिए कि उन्होंने किस प्रकार से 3 अलग अलग चीज़ों को, उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तथ्यों को, चीज़ों को देखकर उसको एक में लाए और इसमें किए। उसके साथ ही गांधी जी में आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे इन्होंने शिक्षा से जोड़ने का सिद्धांत कहा, तो आपने एनसीएफ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसमें आप लिख लीजिए एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ की, बिना भार की बात किया गया है, जिसमें ये पॉइंट कहा गया है कि बच्चे की एजुकेशन को उसके लाइफ से जोड़ने की, जो कि आप देख रहे हैं कि 2005 में आया एनसीएफ था, ये तब की बात की गई है। बट गांधी जी ने 1937 में अपनी बेसिक शिक्षा में ही उस चीज़ की बात कह दी है। तो अगर क्वेश्चन में प्रासंगिकता भी पूछ दे तो भी आप गांधी जी के इन सभी तथ्यों को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि ये जो है आज के समय में भी कितने प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा दी गई जो रूपरेखा है, जो सिद्धांत है, अगर उसको आज की शिक्षा व्यवस्था में भी लागू कर दिया जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो सकती है, बन सकती है। सो लर्नर्स, ये थी आपकी महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन और बेसिक शिक्षा की कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दें। तो ये आपकी आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बट उसके पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर का लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।